ओके, चलिए शुरुआत करते हैं एसी करंट चैप्टर में एक और टॉपिक दैट इज एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा जाता है, राइट। 3 मार्क में थियरी पूछी जा सकती है और इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए तो देखते हैं क्या करना है हमें एलसी ऑसिलेशन में। शुरू करते हैं, राइट। ओके, तो एल का मतलब है इंडक्टर, सी का मतलब है कैपेसिटर। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक कैपेसिटर लेंगे जिसको हम फुल्ली चार्ज रखेंगे। एक कैपेसिटर लेंगे और उस कैपेसिटर को हम फुल्ली चार्ज रखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, मैं ले रहा हूँ एक कैपेसिटर C and let's say this capacitor initially is fully charged. This capacitor initially fully charged. हमने इस कैपेसिटर को बराबर चार्ज करके रखा हुआ है और हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को एक इंडक्टर के साथ जोड़ देंगे। तो इस कैपेसिटर को हमने एक इंडक्टर के साथ जोड़ दिया, राइट। ये क्या है भाई आपका इंडक्टर L। व्हाट इज दिस? दिस इज द कैपेसिटेंस C। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखो इसमें कोई बैटरी नहीं है, राइट। वी ओनली हैव 2 कंपोनेंट। एक कैपेसिटर है जो फुल्ली चार्ज है, उसको कनेक्ट कर देना है एक कॉइल के साथ, कॉइल मतलब इंडक्टर के साथ। तो हियर यू विल फील दैट, यू विल सी दैट कि इस सर्किट में चार्ज, कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा वो चार्ज, और इंडक्टर में से जो करंट पास होने वाला है वो करंट, ये दोनों इलेक्ट्रिकली ऑसिलेट करेंगे। क्या करेंगे? ये दोनों इलेक्ट्रिकली ऑसिलेट करेंगे। मतलब यहाँ पे जो चार्ज होगा ना कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर, मान लेते हैं कि इनिशियल ये ऊपर वाला जो प्लेट है ना वो पॉजिटिव है और नीचे वाला प्लेट कैसा है, नेगेटिव है। तो जैसे ही आप इसको इंडक्टर के साथ जोड़ोगे ना, तो यू विल फाइंड दैट ये चार्ज जो है ना वो 2 प्लेट के ऊपर ऑसिलेट करता रहेगा वाया दिस इंडक्टर, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज एलसी ऑसिलेशन। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कि a fully charged capacitor, a fully charged capacitor when connected with an inductor, when it is connected with an inductor, अब आपका मेन पॉइंट आएगा, चार्ज एंड करंट in the circuit, charge and current in the circuit oscillate electrically, right। कौन ऑसिलेट करेगा भाई? यहाँ पे चार्ज एंड करंट ऑसिलेट करने वाला है सर्किट में इलेक्ट्रिकली, और यू कैन से देयर इज इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज एंड करंट विच इज कॉल्ड एज एलसी ऑसिलेशन, विच इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन। चलिए आप एक और डेफिनेशन भी छोटा सा ऐड कर सकते हो अपनी थियरी को और प्रॉपर करने के लिए, कि इन दिस सर्किट चार्ज ऑसिलेट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑसिलेट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वाया इंडक्टर। तो इंडक्टर में होके चार्ज कैपेसिटर की 2 प्लेट के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, उसे हम कहते हैं एलसी ऑसिलेशन। चलिए अब यहाँ पे हम इस सर्किट का पहले इक्वेशन बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है बच्चों, स्टार्टिंग में आपका ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव है, राइट। तो यहाँ से करंट निकलना चालू होगा, ओके। अब इंडक्टर क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, बिकॉज इंडक्टर का तो काम ही ये है अपने आप में जो भी करंट आ रहा है उसको उसका अपोज करना है, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में हमने सीखा है ये सब कुछ, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे इंडक्टर क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा। और करंट को अपोज कब करेगा? जब इंडक्टर का ये एंड कैसा बनेगा, पॉजिटिव, ये एंड कैसा बनेगा, नेगेटिव, राइट। तभी जाके करंट क्या होना है, अपोज होने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज सर्किट इज जॉइन, और यू कैन से एज द सर्किट इज कनेक्टेड। आप यहाँ पे कोई स्विच रखो, जैसे ही आप स्विच को बंद करोगे क्या होगा, कैपेसिटर में से चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा, कैपेसिटर का चार्ज धीरे धीरे कम होगा, करंट जो है वो बढ़ना चालू होगा, राइट। सो वी कैन से चार्ज ऑन कैपेसिटर, क्योंकि ये फुल्ली चार्ज था ना पहले, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड करंट इन सर्किट start increasing, right?
चलो लेट्स कंसिडर एट सम पर्टिकुलर मोमेंट, एट सम मोमेंट, जस्ट कंसिडर एट सम मोमेंट इफ चार्ज on capacitor is Q, current in circuit is I, and rate of change of current is di by dt. Rate of change of current is di by dt. then चलिए हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे सिंपल सा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलिए तो इसका जो आपका चार्ज होगा, वोल्टेज होगा, दैट इज Q बाई सी। कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होता है भाई, Q बाई सी होता है। इंडक्टर का वोल्टेज क्या होता है, तो यहाँ पे देखो इंडक्टर क्या करेगा, इसके वोल्टेज को अपोज करेगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे -L इंटू डी आई बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू 0। और दो ही चीज़ें, और तो कुछ है नहीं। कैपेसिटर का वोल्टेज Q बाई सी, इंडक्टर का वोल्टेज -L इंटू डी आई बाई डी टी, एंड दैट टोटल इज इक्वल टू 0, राइट। चलिए नाउ लेट्स राइट व्हाट इज दिस I। सो I होता है आपका dq बाई डी टी। I क्या होता है भाई, आपका dq बाई डी टी होता है, राइट। और करंट जो है वो टाइम के साथ, चार्ज जो है वो टाइम के साथ घट रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये मैक्सिमम चार्ज था, और चार्ज देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर स्टार्ट डिक्रीजिंग, राइट। चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पे dq बाई डी टी में माइनस साइन डालना है। क्यों, बिकॉज चार्ज इज डिक्रीजिंग, तो इसीलिए आप आगे एक और माइनस साइन डालोगे उस माइनस को कॉम्पनसेट करने के लिए। चलिए इस I को यहाँ पे रख देंगे, व्हाट विल वी गेट, Q बाई सी -L इंटू डी बाई डी टी। I की जगह आप रखेंगे बच्चों -dq बाई डी टी। I की जगह आपने रख दिया -dq बाई डी टी। चलिए ये माइनस हो जाएगा प्लस, सो इट इज़ Q बाई सी प्लस L इंटू, ये हो गया सेकंड डेरिवेशन, डी स्क्वायर Q बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब थोड़ा सा इसको सेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा सेटिंग करना है आपको। यू कैन राइट दिस एज डी स्क्वायर Q बाई डी टी स्क्वायर प्लस, इस L को नीचे ले लो, ओके, दिस इज 1 बाई एल सी इंटू Q इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द चार्ज। क्या है बच्चों, ये है आपका चार्ज का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर LC सर्किट, राइट। दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन of charge in LC सर्किट। ये आपके चार्ज का डिफरेंशियल इक्वेशन, और अब ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो ऐसा सेम टू सेम डिफरेंशियल इक्वेशन आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी बनाते हो, राइट। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन और फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, आप 11th स्टैंडर्ड में ऐसा इक्वेशन बनाते थे बच्चों, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसा आप इक्वेशन बना देते डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आप दोनों को यहाँ पे कंपेयर करोगे, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, तो आपको सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो काम डिस्प्लेसमेंट करता है ना x, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो काम डिस्प्लेसमेंट x करता है, वैसा ही सेम काम LC ऑसिलेशन में चार्ज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेट होता रहता है, यहाँ पे चार्ज ऑसिलेट हो रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हियर चार्ज Q इज ऑसिलेटिंग। ओके, चलो सेकंड टर्म को कंपेयर करो। सेकंड टर्म को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो अगर आप सेकंड टर्म को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपका 1 बाई एल सी है, और यहाँ पे आपका ओमेगा 0 स्क्वायर है। Q का काम तो x कर ही रहा है ऑलरेडी, तो बचा क्या आपका 1 बाई एल सी का काम कर रहा है ओमेगा स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो चार्ज ऑसिलेट हो रहा है ना, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो यू कैन राइट हियर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज ओमेगा 0। कंपेयर करेंगे तो ओमेगा 0 का स्क्वायर है 1 बाई एल सी, तो ओमेगा 0 इज 1 अपन अंडर रूट ऑफ एल सी। तो इतने फ्रीक्वेंसी से चार्ज क्या करेगा, प्लेट के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। इतने फ्रीक्वेंसी से चार्ज क्या करेगा, प्लेट के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, राइट। तो हमने समझा कि एलसी ऑसिलेशन क्या है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। और फिर अगर आप उसको मैकेनिकल ऑसिलेशन के साथ कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड दैट कि यहाँ पे जो चार्ज है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 1 बाई अंडर रूट ऑफ एल सी।
ओके चलिए इतना लिखेंगे, फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बनाएंगे, व्हाट विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर हम एक्चुअल में देखेंगे कि किस तरह से चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है, हाउ दिस चार्ज इज गेटिंग ऑसिलेटेड। चलिए कॉपी करेंगे क्विकली इसको। ओके फाइन, नाउ लेट्स सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि जब भी कोई इक्वेशन होता है तो उसका सोल्यूशन हमेशा करना पड़ता है, राइट। मैथ्स वाला तो पूरा चैप्टर पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो हम चार्ज ऑसिलेट कर रहा है और चार्ज सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है, राइट। तो हम सिंपल हार्मोनिक वाला एक फॉर्मूला ले लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज द चार्ज इज ऑसिलेटिंग हार्मोनिकली, तो हम इक्वेशन ले लेंगे Q इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। मैंने कॉस लिया, पूछो क्यों 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 कॉस इसलिए लिया बिकॉज स्टार्टिंग में आपका चार्ज मैक्सिमम था, तो कॉस फंक्शन जो है ना वो स्टार्टिंग में मैक्सिमम होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए हमने कॉस फंक्शन को यहाँ पे लिया है। आप साइन भी ले सकते हो, साइन लोगे तो फिर आपका फाई का वैल्यू कुछ और आएगा, बता देता हूँ चलो आपको। तो यहाँ पे क्यू एम क्या है आपका, क्यू एम है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, जो पहले आपने चार्ज करके रखा था कैपेसिटर को, क्यू एम इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज एंड द फाई इज द फेस डिफरेंस, राइट। चार्ज का टाइम के साथ कितना फेस डिफरेंस है, चार्ज और टाइम कितने आगे पीछे चल रहे हैं, राइट। तो आप यहाँ पे फाई को इजीली फाइंड कर सकते हो, यू कैन राइट हियर एट टाइम टी इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में आपका कैपेसिटर पूरा चार्ज था, आपका क्यू कितना था, क्यू एम जितना था। एट टाइम टी इक्वल टू 0 आपका चार्ज फुल्ली एकदम कैपेसिटर चार्ज था, तो चार्ज वॉज मैक्सिमम। तो यहाँ पे आ जाओ, इस इक्वेशन के अंदर क्यू की जगह रखोगे आप क्यू एम इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा, टाइम रखोगे 0 प्लस 5। मैंने कुछ नहीं किया है बच्चों, देखो एज इट इज़ यही इक्वेशन है जहाँ पे मैंने 2 वैल्यू डाल दिया है, ये 2 वैल्यू मैंने डाल दिया कि स्टार्टिंग में आपका चार्ज क्यू एम था। चलिए क्यू एम कट करोगे आप, ये हो गया 1 इज इक्वल टू कॉस 5, कॉस का वैल्यू 1 कहाँ पे आता है, 0 पे, तो आपका जो इनिशियल फेस है ना वो 0 रहेगा। इनिशियल फेस कैसा रहेगा बच्चों, 0 रहेगा। तो आपने यहाँ पे जो इक्वेशन गेस किया है चार्ज का, उसमें ये इनिशियल फेस कितना है, 0 है। चलिए तो अब यहाँ पे 5 की जगह पे 0 डाल देंगे, तो ये हो गया आपका Q इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द चार्ज। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आपका चार्ज वेरी करेगा, राइट। ओके, चार्ज इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। करंट कैसे वेरी करेगा, लेट्स फाइंड इट आउट। तो करंट वॉज माइनस डी क्यू बाई डी टी, यू हैव जस्ट मेंशन इट, करंट वॉज माइनस डी क्यू बाई डी टी, राइट। हमने आगे लिखा इसको, तो इट इज़ माइनस डी बाई डी टी ऑफ क्यू, क्यू इज़ क्यू एम कॉस ओमेगा टी। चलिए क्यू एम को बाहर निकालिए, कॉस का डेरिवेशन होता है माइनस साइन के साथ माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस साइन हो जाएगा, और ओमेगा टी का डेरिवेशन होगा ओमेगा, राइट। ओके, तो ये हो गया बच्चों आपका फॉर्मूला ऑफ द करंट, और इस वैल्यू को हम कहेंगे मैक्सिमम करंट आई एम। सो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, राइट। जहाँ पे आई एम आपका ये वैल्यू है, दिस वैल्यू इज आई एम। तो दिस इज हाउ द चार्ज एंड करंट आर वेरिंग इन द सर्किट। जो आपका चार्ज है वो कॉस फंक्शन के अकॉर्डिंगली वेरी हो रहा है, और करंट वेरी हो रहा है अकॉर्डिंग टू द साइन फंक्शन। ओके फाइन, चलिए मैं एक छोटा सा ग्राफ बना लेता हूँ ताकि आपका लॉजिक थोड़ा क्लियर हो जाए। लेट्स से इट इज अ टाइम, ओके, विल टेक 0 टाइम, t/4, t/2, 3t/4 एंड t। ओके, तो चार्ज इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द कॉस फंक्शन। तो चार्ज स्टार्टिंग में 0 होगा एंड इट विल वेरी लाइक दिस, चार्ज विल वेरीज लाइक दिस, दिस इज हाउ द चार्ज Q वेरीज, राइट। और करंट जो है वो साइन को फॉलो कर रहा है, तो करंट विल वेरीज लाइक दिस, 0 पे 0 मैक्सिमम, 0 मिनिमम, 0। साइन का पैटर्न आई होप आपको पता ही होगा, 12th में आप सब लोग, राइट। तो दिस इज हाउ योर चार्ज आई, करंट आई इज गोइंग टू वेरी, करंट आई आपका इस तरह से वेरी करेगा सर्किट में, राइट। चलिए अब आप ये लिख लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली में एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है, बिकॉज स्टार्टिंग में आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, तो सारी एनर्जी कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। जैसे जैसे यहाँ से चार्ज जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा इंडक्टर के अंदर, तो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होगा, राइट। एक समय ऐसा आ जाएगा जब पूरा एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा, फिर वापस पूरा एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा कैपेसिटर में, फिर वापस पूरा एनर्जी इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, और इस तरह से चलता रहेगा। बता दूंगा वो आपको मैं, बट पहले आप इसको लिखिए फटाफट। चलिए सोल्यूशन लिखिए।
ओके, तो लेट्स सी किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो स्टार्टिंग में एट टाइम t इक्वल टू 0 व्हाट वी हैव डन, सो एट टाइम t इक्वल टू 0 हमने एक कैपेसिटर लिया है, राइट, विच इज कंप्लीटली चार्ज्ड। ओके, उसको हमने कनेक्ट किया विद एन इंडक्टर और स्टार्टिंग में कोई करंट नहीं है। दिस इज द कंडीशन एट टाइम t इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन एट टाइम t इक्वल टू 0, जहाँ पे पूरे का पूरा जो आपका एनर्जी है वो कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। और फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ CV²। क्या फॉर्मूला होता है कैपेसिटर का एनर्जी का हाफ इंटू CV²। यू कैन ऑल्सो यूज Q²/2C। एनी ऑफ द टू फॉर्मूला यू कैन गो विद। ओके, लेट मी चेक इट आउट। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लिया है टेक्स्ट बुक में, Q²/2C लिया है, राइट। तो यहाँ पे अभी कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज मैक्सिमम है एंड दैट मैक्सिमम चार्ज इज QM। और यहाँ पे अभी कोई करंट नहीं जा रहा है, तो यहाँ का करंट ही कितना है, सर्किट का 0 है। एज देयर इज नो करंट फ्लोइंग, इंडक्टर के पास अभी कोई एनर्जी नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू QM, चार्ज QM है ना, दैट इज QM²/2C एंड एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अभी मैग्नेटिक फील्ड में बच्चा कोई एनर्जी नहीं है, राइट। चलिए अब क्या होगा, अब धीरे धीरे क्या होने वाला है, लेट्स से एट सम टाइम t इक्वल टू t, अभी कैपेसिटर का चार्ज रिड्यूस होने वाला है, धीरे धीरे यहाँ से करंट फ्लो होना चालू होगा। चलिए ड्रॉ करते हैं वो सिचुएशन। इज द कैपेसिटर, देखिए अब चार्ज थोड़ा डाउन करेंगे, तो लेट्स कीप सम लो चार्ज, मैंने 2 प्लस साइन हटा दिए, राइट। तो यहाँ पे अभी चार्ज आपका Q बचा हुआ है और सर्किट में से I करंट जा रहा है, राइट। मतलब यहाँ पे इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो लेट्स कीप इट लाइक दिस, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ इंडक्टर। ओके, सो एट सम टाइम जब यहाँ पे Q चार्ज है और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I जितना, तब आप लिख सकते हो कि यहाँ पे अभी आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज Q²/2C, बिकॉज चार्ज आपका Q है और इंडक्टर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी होगा दैट इज हाफ Li²। व्हाट इज इट, हाफ इंटू Li², राइट। ओके, चलिए अब व्हेन इट कम्स टू द टाइम t/4, पूरे टाइम पीरियड का जब t/4 टाइम आ जाएगा ना, तब क्या होगा वो देखिए। तब आपका कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है। क्या हो चुका है भाई, जो कैपेसिटर है वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है। अगर कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है तो अब कैपेसिटर का चार्ज कैसा है, 0 है, बिकॉज इट इज़ कंप्लीटली डिस्चार्ज। और सर्किट का जो करंट है वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम, राइट। सर्किट का करंट कैसा हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज 0 हो चुका है, तो मतलब सारा करंट जो था वो जा चुका है अभी। ओके, सो हियर योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कैपेसिटर विल बी 0, बिकॉज कैपेसिटर के पास चार्ज ही नहीं है। बट हियर द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज मैक्सिमम, विच इज हाफ इंटू L इंटू I², जहाँ पे I आपका मैक्सिमम है, राइट। ये सिचुएशन कब होने वाला है, t/4। तो 0 टाइम के ऊपर जो सारी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में थी, t/4 टाइम में वो सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में आ चुकी है। कहाँ आ चुकी है भाई, आपकी सारी एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में आ चुकी है अभी, राइट। चलिए अब इसके बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा के लिए तो एनर्जी अपने पास रखनी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वापस अपनी एनर्जी को जाने देगा और अब कैपेसिटर वापस चार्ज होना चालू होगा। लेट्स से सम अदर टाइम t इक्वल टू t, अब आपका कैपेसिटर वापस चार्ज होना शुरू करेगा, राइट। बट जब अब कैपेसिटर चार्ज होगा ना, तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। देखो करंट तो इस तरफ से आ रहा था I, करंट अभी भी सेम डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। लेट्स से द करंट इज I, अभी मैक्सिमम नहीं रहेगा करंट, बिकॉज करंट फ्लो होना चालू हो चुका है वापस, राइट। और अब करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब कैपेसिटर का ये प्लेट आपका पॉजिटिव बनेगा और ये प्लेट क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, राइट। बिकॉज अब जो आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है वहाँ पे इस प्लेट में करंट एंट्री कर रहा है, राइट। मतलब ये प्लेट पास प्लस बनेगा, ये प्लेट माइनस बनेगा। स्टार्टिंग में देखो ऊपर वाला प्लेट प्लस था, नीचे वाला प्लेट माइनस था। अब क्या हो रहा है, ऊपर वाला प्लेट माइनस हो गया, नीचे वाला प्लेट प्लस हो गया। मतलब यहाँ पे चार्ज ने अपना, या प्लेट्स ने अपना पोलैरिटी बदल दिया है। चार्ज क्या कर रहा है, 2 प्लेट के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, राइट। ओके, तो चलिए यहाँ पे अभी इंडक्टर में भी थोड़ी बहुत एनर्जी बची हुई है। ओके, नाउ लेट्स से कैपेसिटर का चार्ज Q जितना है, ठीक है। सो वापस
आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी आना चालू होगा, लेट्स से इट इज q²/2c, और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी होगा वापस ½ Li²। ओके, चलिए व्हेन इट कम्स टू द t/2 टाइम, जब t/2 टाइम आ जाएगा ना, आधा टाइम पीरियड जब खत्म हो जाएगा, t/2 टाइम जब आ जाएगा तब क्या होगा? तो जब t/2 टाइम आपका आ जाएगा ना, तब आपका कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका है वापस, बिकॉज धीरे धीरे यहाँ कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, अब जो कैपेसिटर है वो पूरा चार्ज हो चुका है और करंट कुछ नहीं है अब वापस। अब सारा चार्ज कैपेसिटर के अंदर आ गया है वापस, बट पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है, तो यहाँ पे वापस आपका चार्ज मैक्सिमम है, मतलब सारी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुकी है qm²/2c, और मैग्नेटिक एनर्जी कैसी हो चुकी है? 0 हो चुकी है, बिकॉज करंट कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो कैपेसिटर है, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करोगे, कैपेसिटर का जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो चुका है। राइट, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेप था, यहाँ पे क्या हो रहा है? कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ पे आते आते क्या हुआ? कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है। चलिए यहाँ पे वापस कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, बट विद रिवर्स पोलैरिटी। कैपेसिटर चार्ज विथ रिवर्स पोलैरिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट। कैपेसिटर इज चार्जिंग विद रिवर्स पोलैरिटी, और यहाँ पे वापस आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है। चलिए अब इसके बाद वापस क्या होगा? इसके बाद वापस कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, अब करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा, अब करंट ऐसे जाएगा, बिकॉज ये प्लेट प्लस हो चुका है ना। आपको टेक्स्ट बुक में इतना ही ड्रॉ करके दिया है, आपको इतना ही करना है एग्जाम में आए तो, बट आप आगे समझने की कोशिश करिए, बहुत सिंपल है। अब ये ये आपका प्लेट प्लस हो चुका है, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, धीरे धीरे वापस सारी एनर्जी इसके पास आएगी, राइट। ओके, एंड एट t/4 टाइम, अगर आप 3t/4 टाइम पे जाओगे ना, तो अगर मैं एक फिगर बनाऊँ 3t/4 टाइम के लिए, सो एट टाइम इक्वल टू 3t/4, अगर आप फिगर बनाओ, राइट, 3t/4 पे वापस ये पूरा खाली हो चुका है। ओके, चलिए, और सारी एनर्जी वापस आपका मैग्नेटिक फील्ड में आ चुका है एट 3t/4 टाइम। वापस सारी एनर्जी कहाँ पे आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगी, बट करंट आपका जो है वो इस तरफ फ्लो हुआ होगा, क्योंकि ये वाला प्लेट आपका पॉजिटिव था, राइट। चलिए फिर आगे वापस आप जब जाओगे यहाँ पे, सो अगेन आफ्टर 1 टाइम पीरियड आप यहाँ पे आ जाओगे। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर तो डिस्चार्ज हो चुका है पूरा, अब इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता रहेगा, वापस कैपेसिटर चार्ज होगा, तो ये प्लेट प्लस होगा, ये प्लेट माइनस होगा, अगेन यू कम टू दिस सिचुएशन, वापस ये रिपीट होता रहेगा, राइट। ओके, तो दिस इज हाउ द चार्ज इज ऑसिलेटिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। किससे होके जा रहा है चार्ज? इंडक्टर से होके ऑसिलेट हो रहा है। तो इस तरह से इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में खेल चलता रहता है, एक दूसरे को लेना देना होता रहता है, राइट। बट इतनी बात ध्यान रखना, कैपेसिटर का जो पोलैरिटी है वो बदलता रहेगा। दिस इज़ वेरी 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 क्रूशियल। मैं तो वापस एक बार इसको हाईलाइट करूँगा ताकि आपको ध्यान में रहे। स्टार्टिंग में ये प्लेट प्लस था, ये माइनस था, एक बार कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया पूरा, उसके बाद जब चार्ज होगा तो पोलैरिटी बदल जाएगा। वापस कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा पूरा, और जब वापस कैपेसिटर चार्ज होगा तो पोलैरिटी बदल जाएगा। देखो वापस पोलैरिटी चेंज हो चुका, जहाँ पे नीचे प्लस था वहाँ पे वापस ऊपर माइनस आ जाएगा, राइट। ओके, चलिए, तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है एज इट इज़, खाली फिगर ड्रॉ करिए। एग्जाम में आए तो मेरे मुंह से जो स्टेटमेंट लिखने हैं वो आपको लिखने हैं कि स्टार्टिंग में एट 0 टाइम ऑल द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर एंड नो चार्ज, नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, तो magnetic energy in inductor is 0. With the passage of time, charge on capacitor decrease and the current in circuit increase. So at some time t, energy in capacitor is q²/2c and the energy in inductor is ½Li². Now after t/4 time, the capacitor is completely discharged and the current in the circuit is maximum. Capacitor is completely discharged and the current in the circuit is maximum, so all the energy is stored in the magnetic field of inductor. After that, again the capacitor will start charging, but the polarity is reversed. Capacitor is start charging and polarity is reversed, and after t/2 time capacitor is completely charged with reverse polarity. Capacitor is completely charged with reverse polarity and all the energy again comes into the electric field.
एंड मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी जीरो हो जाएगा एंड दिस थिंग्स विल कीप ऑन रिपीटिंग। इस तरह से आपको इसको समझाना है, ठीक है। चलिए अब इसको आप बच्चों कंपेयर कर सकते हो विद स्प्रिंग मास सिस्टम। आप स्प्रिंग मास सिस्टम से भी इसको कंपेयर कर सकते हो, राइट। वो पहले आप इतना लिख दीजिए, मुझे कुछ चीज़ों को साफ करना पड़ेगा, देन आई विल बी एबल टू पुट दैट स्प्रिंग मास सिस्टम हियर। कॉपी इट क्विकली। चलिए तो बात करते हैं इसका एनालॉजी विद द स्प्रिंग मास सिस्टम। ओके, तो हमने देखा था कि इसका हार्मोनिक ऑसिलेशन का जो इक्वेशन था वो और स्प्रिंग मास सिस्टम का हार्मोनिक ऑसिलेशन का इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम आता है। तो हम दोनों सिस्टम को एक ही तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग मास सिस्टम बनाए, राइट, तो यहाँ पे जो काम डिस्प्लेसमेंट कर रहा था ना इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो काम यहाँ पे कौन करता है भाई? चार्ज करता है, राइट। मैकेनिकल सर्किट में जो काम डिस्प्लेसमेंट करता है, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो काम कौन कर रहा था? चार्ज। बिकॉज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेट कर रहा था, यहाँ पे चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, राइट। चलिए तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम है, तो अगर चार्ज मैक्सिमम है तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा? मैक्सिमम। मतलब यहाँ पे आपका जो स्प्रिंग है ना वो मैक्सिमम इलोंगेटेड है। इज द स्प्रिंग मास सिस्टम, राइट। लेट्स से इट इज द मेन पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग। यहाँ पे आपका स्प्रिंग सबसे ज़्यादा इलोंगेटेड है बिकॉज चार्ज मैक्सिमम है। नाउ एट सम पॉइंट जब आपका चार्ज मैक्सिमम नहीं है, मतलब आप यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करोगे समव्हाट लाइक दिस, दिस इज द मेन पोजीशन। देख लो थोड़ा सा कहाँ आ गया, ये अंदर आ गया, राइट। पहले आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो मैक्सिमम था, अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है भाई? x जितना है। कितना है आपका डिस्प्लेसमेंट? अब x जितना है। अब यहाँ पे तो चार्ज है ही नहीं, चार्ज नहीं है मतलब डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस में। चलिए डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो मतलब जो स्प्रिंग है वो मीन पोजीशन पे ला दो। चलो दिस इज़ द मीन पोजीशन, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, राइट। चलिए उसके बाद अब पोलैरिटी चेंज हो चुका है, पोलैरिटी बदला है, मतलब यू कैन कंसिडर चार्ज इज़ नाउ नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा? नेगेटिव। मतलब अब ये स्प्रिंग क्या होगा? कंप्रेस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट जाएगा। इट वुड बी लाइक दिस। ये आपका मीन पोजीशन था, तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट देखो नेगेटिव हो गया, राइट। और फाइनली यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट वापस मैक्सिमम था बट अपोजिट पोलैरिटी के साथ, तो आप यहाँ पे आपका स्प्रिंग मास सिस्टम इधर लिखते हैं, द स्प्रिंग इज मैक्सिमम कंप्रेस्ड, राइट। ये मीन पोजीशन और ये है आपका एक्सएम इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो जिस तरह से आपका चार्ज ऑसिलेट हो रहा है उसी तरह से आप साथ में स्प्रिंग मास सिस्टम को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, पॉजिटिव। चार्ज डिक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीज हो रहा है। चार्ज जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। चार्ज नेगेटिव हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हुआ। चार्ज नेगेटिव में मैक्सिमम हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव में मैक्सिमम। तो यहाँ पे अगर आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को देखो तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चों आपका हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे देखो आपका एक्स मैक्सिमम है, तो यहाँ पे आपको इतना डिटेल में लिखने का काम नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में आए तो आप अटेंड कर सकते हो इसको। यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी हाफ के एक्स स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। ओके, यहाँ पे पोटेंशियल भी होगा, काइनेटिक भी होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, जिस तरह से यहाँ पे दोनों एनर्जी थी, सेम टू सेम लाइक दैट, राइट। चलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं है, हाफ के इंटू जीरो स्क्वायर दैट इज जीरो। बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा हाफ एम वी स्क्वायर, सेम लाइक दिस। देखो यहाँ पे इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, सारी एनर्जी इसके पास है, राइट। मतलब यहाँ पे इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। फिर वापस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी बहुत आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी हाफ एम वी स्क्वायर। देखो यहाँ भी दोनों एनर्जी आपके पास है, तो आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर आप इस तरह से कर रहे हो कि यहाँ पे जो इसके पास एनर्जी है ना कैपेसिटर के पास, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, राइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। और इंडक्टर के पास जो एनर्जी आ रही है दैट इज इक्विवेलेंट टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे आप एक और इक्विवेलेंस बना सकते हो बच्चों, दैट पोटेंशियल एनर्जी जो है, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू हाफ के एक्स स्क्वायर। आई नीड सम स्पेस, तो फटाफट आप ये सारे स्प्रिंग बना लो, तो उसके बाद हम एक सिस्टम को साफ करके वहाँ पे एक मिनट वी हैव इनफ स्पेस हियर। इसको तो हमने लिया ही नहीं है ना काम में, चलो छोड़ो, इसको नहीं लिया है, विल टॉक ओनली अबाउट दिस। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का काम किया बच्चों चार्ज ने। यहाँ पे हम लिखेंगे सारे मैकेनिकल टर्म, उसके रिलेटेड यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल टर्म। ओके, चलो दोनों तरफ आप
अगर आप फोर्स की बात करोगे, चलिए पहले मैं एनर्जी वाला लिख देता हूँ। तो इसमें जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग के पास उसके रिलेटेड यहाँ पे एनर्जी है दैट इज इन कैपेसिटर दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो आप कंपेयर करोगे ना, तो x का काम तो q कर रहा है, हाफ ऑफ विल बी कैंसल्ड। तो यहाँ पे जो k काम करेगा ना स्प्रिंग कांस्टेंट, वहाँ पे ये काम करेगा 1/c। यहाँ पे जो काम स्प्रिंग कांस्टेंट करेगा वो काम यहाँ पे कौन करेगा, 1/c करेगा। चलिए इसका मतलब आपको बता देता हूँ मैं फटाफट। दिस वॉज द फर्स्ट एनालॉजी, दिस वॉज द सेकेंड एनालॉजी, राइट। चलिए आपका k क्या होता है बच्चों, k होता है आपका फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। पता है ना आपको फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है आपका फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वही सेम टर्म, सी कैपेसिटर होता है आपका C इक्वल टू Q बाई V, तो ये उल्टा है 1/c, तो इट इज गोइंग टू बी V बाई Q। दैट मीन्स इट इज वोल्टेज रिक्वायर पर यूनिट चार्ज। अगर आपको यूनिट चार्ज स्टोर करना है तो कितना वोल्टेज चाहिए, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका सेकंड एनालॉजी, याद रखिएगा। x का काम कर रहा है Q, स्प्रिंग कांस्टेंट का काम इलेक्ट्रिकल सर्किट में करेगा 1/c। स्प्रिंग कांस्टेंट का काम इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन करेगा बच्चों, 1/c करेगा। चलिए तीसरा एनालॉजी देखते हैं, थर्ड एनालॉजी। ओके, मैकेनिकल सिस्टम में जो हाफ mv² था, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वो इंडक्टर के पास है हाफ Li²। राइट, नाउ सी दिस वेरी केयरफुली। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी, dx by dt। velocity is dx by dt and what is charge, charge is equal to dq by dt। अब q and x तो इक्विवेलेंट है, q and x are equivalent, तो अल्टीमेटली dq by dt and dx by dt is also equivalent। इसका मतलब मैकेनिकल सर्किट में जो काम वेलोसिटी कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो काम कर रहा है करंट। ठीक है, चलिए ये एक और एनालॉजी मिला हमें। ओके, बिकॉज ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे आपका V and I सेम है, कट करो, हाफ ऑफ कट करो, तो जो काम यहाँ पे मास करता है मैकेनिकल सर्किट में वो काम यहाँ पे इंडक्टर करता है। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, इंडक्टर का काम है सर्किट को इनर्शिया देने का, है कि नहीं। वो चार्ज के फ्लो को अपोज करता है ना, इंडक्टर क्या करता है, चार्ज के फ्लो को अपोज करता है, इट प्रोवाइड्स द इनर्शिया, राइट। चलिए एक लास्ट टर्म लिखेंगे कि मैकेनिकल सर्किट में जो काम फोर्स करता है वो काम इलेक्ट्रिकल सर्किट में करेगा वोल्टेज। कौन करेगा वो काम, इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज करेगा, राइट। तो ये हो गए बच्चे सारे इक्विवेलेंस जो आपको काम के हैं मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट के कंपैरिजन में, राइट। लेट मी चेक इट आउट, अगर और कोई बाकी है तो नहीं, हो गया बस, राइट। दिस इज एस इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये क्या लिखा है, एस इलेक्ट्रिकल सर्किट, दिस इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। हाँ, ओके, तो देख लीजिए वापस एक बार, जो डिस्प्लेसमेंट मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर वो चार्ज है, जो इसके अंदर जो फोर्स कांस्टेंट होता है स्प्रिंग का, इसके अंदर वो काम करता है 1 कैपेसिटेंस। ये बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो काम वेलोसिटी का है वहाँ पे ये काम करंट का है। मैकेनिकल में जो काम मास करता है वो काम यहाँ पे इंडक्टर करेगा। मैकेनिकल में जो काम फोर्स करेगा वो काम यहाँ पे करेगा वोल्टेज। वोल्टेज की वजह से ही चार्ज ऑसिलेट होगा ना, यहाँ पे फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे वोल्टेज की वजह से चार्ज ऑसिलेट होता है। वी इज वोल्टेज। अब मैं राइट इट क्लियर नहीं तो आप वेलोसिटी समझ लोगे, वी इज वोल्टेज। ओके, so this is what we have in this LC oscillation analogy। चलिए अभी तक तो हमने ऐसा देखा, देखिए एक बात बाकी रह गया, फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी तो बाकी रह गया। चलिए, तो मैकेनिकल सर्किट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों √k/m, ये आपको पता होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बनाए थे 1/√LC, अभी हमने जस्ट किया फॉर्मूला में। ओके, दिस वन मोर एनालॉजी दैट यू कैन रिमेंबर। चलिए अभी तक हमने ये देखा कि इन दोनों के बीच में एनर्जी दे होता रहेगा, मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली टाइम के साथ ये ऑसिलेशन डैम्प हो जाएंगे। इसके दो रीज़न है जो हम देखेंगे कि वाई दिस ऑसिलेशन बिकम डैम्प, बट इसको लिखिए पहले। चलिए क्विकली, नाउ लेट्स सी हाउ द एनर्जी इज गोइंग टू बी डिसिपेटेड व्हेन दिस काइंड ऑफ द एनर्जी इज टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। So you can write here energy dissipate in LC oscillation। इसके दो रीज़न है बच्चों। पहला रीज़न है आपका इंडक्टर। इंडक्टर इज़ वन काइंड ऑफ अ कॉइल ऑफ अ मेटल, राइट। एंड डेफिनेटली कोई भी मेटल होगा उसको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। यू कैन नेवर हैव परफेक्ट इंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 0 हो।
राइट। तो इंडक्टर को कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा एंड वी नो दैट रेजिस्टेंस में जब भी करंट जाएगा वो पावर को लॉस करना ही करना है। तो पहला हम लिखेंगे ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ इंडक्टर पावर इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट। चलिए भाई, हीट के फॉर्म में सबसे पहला तो आपका पावर जाएगा। ओके चलिए, उसके बाद दूसरा कौन सा फैक्टर है? दूसरा फैक्टर है, सपोज मान लो कि आपका इंडक्टर परफेक्ट है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो भी एनर्जी लॉस होगा। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का थियरी ऐसा कहता है कि व्हेन एवर एनी चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट, जैसे कि यहाँ पे आपका चार्ज ऑसिलेट कर रहा था बिटवीन द प्लेट्स, so whenever any charge particle oscillate it emits electromagnetic radiation, right? And the electromagnetic radiation is one form of energy. तो यहाँ पे जो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है ना, वो अपने आप क्या कर रहा है? एनर्जी को एमिट कर रहा है, राइट? एंड दैट इज वाई टाइम के साथ ये ऑसिलेशन डैम्प हो जाएंगे। सो हियर वी कैन से ड्यू टू ऑसिलेटिंग चार्ज energy is dissipated in form of heat. Energy is dissipated in form of heat. That means with time this oscillation become damp एंड अल्टीमेटली वो रुक जाएंगे अगर आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं दिया तो। एंड अल्टीमेटली इट डाई, मर जाएगा लास्ट में, ऑसिलेशन मतलब बंद हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे अभी आपको रेजिस्टेंस वाला टर्म भी लाना पड़ेगा। तो अब आपको ख्याल होना चाहिए डैम्प्ड ऑसिलेशन वाला जो आपने थियरी पढ़ा था। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में ऐसा था डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन। कोई नहीं, हमने जो आगे जो किया था वैसे ही रखना है, खाली एक चीज़ यहाँ पे हम ऐड करेंगे। फॉर द केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन और इक्वेशन राइट m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू साइन ओमेगा डी टी। ये आपका इक्वेशन होता है बच्चों। दिस इज द इक्वेशन फॉर द फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेशन, क्योंकि ये टर्म आपका डैम्पिंग बताता है। ये टर्म क्या बताता है? आपका डैम्पिंग बताता है, राइट? दिस टर्म इज डैम्पिंग। ओके चलिए, अगर आपको फोर्स, आपको ऑसिलेशन कंटिन्यू रखना है तो आपको फिर एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, दैट इज पीरियोडिक फोर्स। तो ये आपके ऑसिलेशन कंटिन्यू रहेंगे। जिस तरह से हम झूले झूलते वक्त पैर से ट्रेस मारते रहते हैं ना, दैट इज द पीरियोडिक फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग, राइट? तो यहाँ पे भी आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का ऑसिलेशन है वो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो कि L इंटू डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर प्लस R इंटू डी क्यू बाई डी टी, दिस इज डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी इंटू क्यू इज इक्वल टू वी इंटू साइन ओमेगा डी टी, राइट? तो ये सेम टू सेम वही एनालॉजी है जो हमने आगे किया था। मास का काम कर रहा है चार्ज, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा है चार्ज, मास का काम कर रहा है इंडक्टर जो हमने आगे लिखा, स्प्रिंग कांस्टेंट का काम करेगा 1 बाई सी, राइट? फोर्स का काम करेगा वोल्टेज, यू कैन सी इट, राइट? तो यहाँ पे एक ही नया टर्म आया बच्चों, जो आपका डैम्पिंग कांस्टेंट होता है ना बी, क्या होता है आपका डैम्पिंग कांस्टेंट बी, उसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है रेजिस्टेंस। डैम्पिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में काम कौन करता है भाई? रेजिस्टेंस काम करता है। ठीक है, समझ गए इतना? चलिए इसको फटाफट आप कॉपी कर लेंगे, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। एक इंडक्टर में एनर्जी लॉस होगा, दूसरा जो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है वो भी एनर्जी को लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलिए कीप इट। ओके, लेट्स डू द एग्जांपल नंबर 7.11। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि शो दैट इन द फ्री ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन का मतलब है देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। अभी हमने देखा एनर्जी लॉस होने ही वाला है, बट इफ वी कंसिडर आइडियल केस व्हेन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देन इन द फ्री ऑसिलेशन ऑफ LC सर्किट द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर इज कांस्टेंट इन टाइम, राइट? तो आपको ये प्रूव करना है कि इन फ्री ऑसिलेशन एनर्जी sum of energy stored in inductor
and energy stored in capacitor is time independent, that is constant. This is what you need to prove. आपको ये प्रूव करना है, राइट, कि जो टोटल एनर्जी रहेगा ना वो टोटल एनर्जी कभी चेंज होता नहीं है. दैट मीन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज फुलफिल्ड. दैट इज व्हाट यू नीड टू प्रूव. चलिए प्रूव करते हैं, बहुत सिंपल है. सो वी राइट हियर इन LC oscillation circuit is able to sustain the oscillation of the charge. Let's assume at some time if current in circuit is I and charge on capacitor is Q and the charge on capacitor इज Q, राइट. चलिए, तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है बच्चों. चार्ज आपका वेरी होता है अकॉर्डिंग टू QM cos ओमेगा टी, है कि नहीं. डिफ्रेंशिएट करो इसको, करंट होगा आपका dQ/dt. इसको डिफ्रेंशिएट करोगे QM एज इट इज, कॉस का डेरिवेशन साइन ओमेगा टी का डेरिवेशन वापस आपको करना पड़ेगा ओमेगा, राइट. और यहाँ पे जो आपका चार्ज ऑसिलेट कर रहा है उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको लिख देना है. एंड यू कैन राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन, क्योंकि ये आपको काम आएगा आगे जाके. दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1/√of LC. ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो. ओमेगा 0 स्क्वायर इज 1/LC. चलिए, मैंने क्यों किया ऐसा अभी आपको पता चल जाएगा. चलिए, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे. नाउ वी विल फाइंड द इंडिविजुअल एनर्जी एंड देन वी विल एड अप. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी इन कैपेसिटर, एनर्जी इन कैपेसिटर. चलिए, तो कैपेसिटर के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होगा उसका फॉर्मूला है Q²/2C. चलिए, चार्ज कितना होता है. चार्ज होता है QM cos ओमेगा टी. चार्ज की जगह रखेंगे हम QM cos ओमेगा टी, उसका करेंगे ²/2C. दैट इज QM² cos² ओमेगा टी बाई 2C, राइट. चलिए, मैग्नेटिक फील्ड में कितना एनर्जी होगा. तो एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर, फॉर्मूला है उसका हाफ इंटू LI². चलिए बच्चों, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे L का वैल्यू. तो आपको यहाँ से L कितना मिलेगा. लेट्स गिव इट नेम एज 1. सो फ्रॉम 1 यू कैन राइट L इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर 1/ω0 स्क्वायर C. तो मैं L की जगह लिखूंगा 1/ω0 स्क्वायर C. और करंट है सर्किट में कितना है. करंट ये रहा ओमेगा QM साइन ओमेगा टी का स्क्वायर. हमने सारे वैल्यू डाल दिए, राइट. मैंने करंट का वैल्यू डाल दिया, L का वैल्यू डाल दिया. L का वैल्यू हमने यूज़ किया फ्रॉम 1 वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ L. ठीक है, चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको. अब इसका भी स्क्वायर करोगे, इस ये भी कीप इट ओमेगा 0, राइट. चलिए, आप जैसे ही स्क्वायर करोगे ओमेगा 0 स्क्वायर कट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे हाफ इंटू 1/C. ऊपर बचेगा आपका QM² sin² ओमेगा टी. दिस इज व्हाट यू विल गेट, राइट. ओमेगा 0 स्क्वायर आपका उठ जाएगा, तो ये हो गया आपका QM²/2C sin² ओमेगा टी. कितना बचा भाई. ये बचा आपका QM²/2C sin² ओमेगा टी. तो ये है एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये है एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब आप दोनों को प्लस करो. चलिए, कितना आ रहा है अभी आपको पता चल ही चुका है प्लस करने पे क्या होगा. तो अगर आप दोनों को प्लस करोगे, दोनों में से QM²/2C कॉमन निकालो, राइट. पहले वाले में है cos² ओमेगा टी, दूसरे वाले में है sin² ओमेगा टी. cos² प्लस sin² तो 1 हो जाता है. तो आपका जो टोटल एनर्जी है वो कितना बचा. टोटल एनर्जी इज ओनली QM²/2C. और उसके अंदर कहीं भी टाइम नहीं दिख रहा है. QM इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, वो फिक्स है, जो आपने पहले चार्ज किया है वो. C इज द कैपेसिटेंस, वो भी फिक्स है. तो यहाँ पे ये तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब जो टोटल एनर्जी है वो टाइम इंडिपेंडेंट है. तो यू कैन मेंशन इट हियर, टोटल एनर्जी इज टाइम इंडिपेंडेंट. टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज टाइम इंडिपेंडेंट. टोटल एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है. तो मैंने सिंपल सा एनर्जी यूज़ किया Q²/2C. यहाँ पे चार्ज का फॉर्मूला रखा. इंडक्टर का एनर्जी यूज़ किया हाफ LI². L मुझे लाना था एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा 0 से, इतना ध्यान रखना है आपको. L आपको लाना है कहाँ से भाई. L आपको लाना है ओमेगा 0 से. और I का फॉर्मूला रख दो यहाँ पे. सिंप्लीफाई करके दोनों को प्लस करो, आपका टोटल एनर्जी कांस्टेंट आ जाएगा. चलिए कॉपी करिए क्विकली इसको.
चलिए एग्जाम्पल नंबर 7.10 जो है ना, उसमें आपको ऐसा पूछा है कि जो मेटल डिटेक्टर होता है, आप मॉल में जाते हो या थिएटर में जाओगे तो वहाँ पे मेटल डिटेक्टर होते हैं, और अगर आप कोई भी मेटल की चीज़ लेके जाओगे ना तो वो सायरन बजने लगता है, टू 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 टू। ऐसा कैसे होता है, किस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है? तो बताता हूँ बच्चों, आप देखना जो मेटल का डिटेक्टर होता है ना, वो पूरा एक क्लोज दरवाजे जैसा होता है, वो भी लाइक दिस, ऐसा एक फ्रेम होता है, और इस फ्रेम में से आपको पास होना होता है कि नहीं? इस फ्रेम में से आपको पास होना है, तो ये जो फ्रेम होगा ना, इसके अंदर एक कॉइल होता है। फ्रेम में ऐसे क्या होता है, कॉइल होता है यहाँ पर। दिस इज द मेटल कॉइल दैट विल बिहेव एज एन इंडक्टर। व्हाट इज इट? अ मेटल कॉइल विच इज बिहेविंग एज एन इंडक्टर, राइट। इसके साथ में सर्किट में एक जुड़ा होगा कैपेसिटर। क्या लगाया होगा भाई? सर्किट में साथ में लगाया होगा कैपेसिटर एंड इट इज सप्लाई विथ सम एसी वोल्टेज। तो ये कॉइल बिहेव करेगा एज एन इंडक्टर, राइट। जो इसके आजू बाजू पूरा कॉइल होगा, आपको नहीं दिखना है, वो फ्रेम किया होगा, राइट। तो दैट विल इज एन इंडक्टर, उसके साथ एक कैपेसिटर जोड़ा होगा और उसके साथ एसी सप्लाई वोल्टेज दिया होगा, राइट। और ये सर्किट को ना रेजोनेंस सिचुएशन में रखा है। रेजोनेंस मतलब ये जो वोल्टेज है ना, इस वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी सेट किया होगा 1/√LC जितना। वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी सेट किया होगा 1/√LC जितना, राइट। या ये सी को इस तरह से एडजस्ट किया होगा ताकि फ्रीक्वेंसी कितना हो जाए, इतना सेट हो जाए, 1/√LC जितना, राइट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका सर्किट रेजोनेंस में, दिस सर्किट इज इन रेजोनेंस, करंट फ्लोइंग इज मैक्सिमम, द सर्किट इज इन रेजोनेंस एंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज मैक्सिमम, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ से पास होगे कोई भी मेटल को लेके, ना योर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। साथ में आपके पास मेटल है, मेटल को होता है रेजिस्टेंस। तो जैसे ही आप कोई मेटल लेके जाओगे अंदर से, मतलब अगर आप रेजिस्टेंस लेके जाओगे अंदर से, तो सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो बदल जाएगा। इम्पीडेंस बदल जाएगा सर्किट का, तो ये रेजोनेंस का सिचुएशन भी खराब हो जाएगा। मतलब सर्किट का जो करंट है वो वेरी हो जाएगा, और अगर सर्किट का करंट वेरी हुआ ना, तो सायरन वो डिटेक्ट करेगा कि करंट बदला है। जैसे ही करंट बदलेगा, सायरन डिटेक्ट करेगा एंड सायरन विल स्टार्ट रिंगिंग, राइट। तो इफ समवन एंटर विद मेटल, इफ समवन एंटर्स विथ मेटल due to resistance, what will happen? Resonance is disturbed. जो पहले से रेजोनेंस सेट करके रखा है L और C से, वो डिस्टर्ब हो जाएगा एंड करंट इज चेंज। जो डिटेक्ट करेगा सायरन, और सायरन बजने लगेगा, विच इज डिटेक्टेड बाय सायरन, विच इज डिटेक्टेड बाय द सर्किट एंड सायरन रिंग, सायरन बजना चालू हो जाएगा। तो दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ द मेटल डिटेक्टर्स वर्क। आई होप इट इज वेरी 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 क्लियर टू यू। चलिए कॉपी करिए, इसका एक ही टॉपिक अभी बाकी है, दैट इज ट्रांसफॉर्मर्स, ओके, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। चलिए इसको क्विकली आप कॉपी कर लेंगे।